गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या था? हमने पढ़ा था वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी कि हम जो रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल की करवाते हैं। कार्बोनिल के रिडक्शन के लिए वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज़ किया जाता है। और कार्बोनिल रिडक्शन हम जो रिएजेंट काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं यहाँ? हाइड्रोजन प्लस बेसिक मीडियम। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा था कि बेस का होना, बेसिक कंडीशन होना कोई नेसेसिटी कंडीशन नहीं है। आप नहीं भी लोगे तो भी वहाँ पर उसका रिडक्शन हो जाएगा। बस रेट इंक्रीज करने के लिए जो हाइड्रोजन है उसका मैकेनिज्म आपने देखा था कार्बोनिल के साथ। तो हमने क्या देखा था कि जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है वहाँ जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होता है अटैक करने के लिए, लेकिन वहाँ जैसे आप बेस देते हो वहाँ नेगेटिव आ जाता है, तो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ जाती है, तो उसकी जो आगे प्रोसीड करने की रेट है वो भी बढ़ जाती है ना। तो हम ये कहते हैं कि जब हम बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं तो जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो रिडक्शन की रेट है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है उसको हमने एक्सप्रेस किया था। फिर आपको मैंने एक चीज़ कही थी कि जो एसिड सेंसिटिव रिएक्शंस होती है, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन वो होती है जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, और बेस सेंसिटिव वो होती है जो बेस के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड ले लूँगी जो एसिड सेंसिटिव होगा, क्योंकि वो तो एसिड से रिएक्शन करता है। ठीक है, अगर मैं एसिड सेंसिटिव कंपाउंड ले लूँगी यहाँ, तो वो इससे के साथ जब रिएक्शन देगा तो वो आसानी से रिएक्शन दे देगा क्या? जब एसिड सेंसिटिव कंपाउंड में लूँगी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में, जब एसिड सेंसिटिव कंपाउंड लिया जाएगा तो एसिड सेंसिटिव यानी ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और वोल्फ-किश्नर में जो मीडियम होता है वो बेसिक है, जो मीडियम है वो बेसिक है ना। तो जब एसिड सेंसिटिव कंपाउंड लिए जाते हैं तो यहाँ कोई साइड रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है ना, वो रिएक्शन ईजिली हो जाती है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में। लेकिन अगर मैंने बेस सेंसिटिव कंपाउंड ले लिया जो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो बेसिक मीडियम है और बेस सेंसिटिव कंपाउंड भी है, तो वहाँ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन से कार्बोनिल का रिडक्शन तो होगा ही, लेकिन जो बेस सेंसिटिव कंपाउंड है वो भी अपने साइड रिएक्शन वहाँ पर दे देता है। ठीक है ना, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे साइड रिएक्शन के। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें मैंने थोड़ी मिक्सिंग की थी, उसी मिक्सिंग पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। क्या है देखो, यहाँ ये मेथिल है वेज पर और हमारे पास ये कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, सबसे पहले आपको जो रिएजेंट दिया गया है वो है H2O2 इन बेसिक मीडियम। इससे आप स्पीशीज़ जो बनाओगे वो A है। फिर आपको रिएजेंट दिया गया है N2H4 इन बेसिक मीडियम, जो स्पीशीज़ बनाओगे वो B होगी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है उसमें आपको रिएजेंट दिया गया है क्रोमिक एसिड CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अप्रोच करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे अप्रोच करना है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो खुद। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, खुद सोचो कि कैसे अप्रोच आप करोगे। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे वो चीज़ आपको देखनी है। जो लास्ट एग्जाम्पल आपको करवाया था ना, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है, वैसा ही है। देखो सॉल्यूशन देखो, ये यहाँ पर क्या है? मेथिल है। ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट जो हमें गिवन है। पहला रिएजेंट ले रही हूँ H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो H2O2 क्या काम करता है हमें पता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में इपॉक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो वेज पर अगर मेथिल है तो आने वाला जो इपॉक्साइड होगा वो डैश पर आएगा, क्या लेस हिंडर साइड से ही आएगा ना। जब तक कोई ड्राइविंग फोर्स ना हो
तब तक जो इपॉक्सीडेशन है वो लेसेंडर साइड से होता है। हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आ गई अपने पास। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन का मैकेनिज्म मैंने लास्ट एग्जाम्पल में ही डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आपको इस स्टेप तक लेके आ रही हूँ जहाँ आपके पास इस कार्बन पर नेगेटिव आ रहा था। डायरेक्ट मैं इस स्टेप पर लेके आ रही हूँ जहाँ यहाँ नेगेटिव आता है। देखो कैसे किया था हमने, सबसे पहले यहाँ एक एच आता है, फिर दूसरा नेगेटिव आता है, N2 निकलता है, तब यहाँ नेगेटिव आता है ना, वो नेगेटिव है ये, ठीक है। अब ये नेगेटिव देखो आगे 3 मेंबर रिंग है जो कि स्ट्रेंड रिंग होती है, तो रिंग ओपनिंग करेगा, रिंग ओपनिंग करेगा ना। देखो जब ये रिंग ओपनिंग करेगा तो हमारे पास क्या स्पीशीज आ जाएगी, ये बन जाएगा क्या, ये यहाँ पर है मैथिल, ये सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, ये डैश पर OH और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये चीज़ बनने वाली है भाई, ठीक है। इस O- को बेसिक मीडियम आप H+ प्रोवाइड करवा देंगे, ये लो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास रिएजेंट है वो है CrO3। CrO3 जब हमने रिएक्शन करवाई थी, बेबलर ऑक्सीडेशन जब हमने पढ़ा था, तो CrO3 बेबलर ऑक्सीडेशन देता है भाई, देता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको सिखाया था। एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल है, ये एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल है, वो बेबलर ऑक्सीडेशन का सबस्ट्रेट होता है। तो एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल और क्रोमिक एसिड अगर CrO3 हमारे पास रिएजेंट है, देखते ही समझ जाओ क्या करना है, बेबलर करना है। ये लो क्या बन जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट बना रही हूँ तो मतलब ये नहीं आप भी डायरेक्ट बना देंगे। आप एग्ज़ाम में आराम से चाहे पूरा मैकेनिज्म बना के आओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, बल्कि थोड़ा इम्प्रेसिव ही होगा वो। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो गई थी तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हुई थी तो बहुत ही गंदी बात है। इतना बताने के बाद भी अगर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो अच्छी चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इपॉक्सीडेशन किया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड का, जिसके लिए जो रिएजेंट है वो H2O2 काम में लिया जाता है बेसिक मीडियम में। इपॉक्सीडेशन हमने लेसेंडर साइड से करवाया है, क्योंकि इपॉक्सीडेशन में मैंने आपको ये कहा था कि जब तक कोई पोलर ग्रुप ना हो तब तक मोर हिंडर साइड से इपॉक्सीडेशन नहीं होता। यहाँ ये पोलर ग्रुप नहीं है भाई, नॉन पोलर है, ठीक है। तो लेसेंडर साइड से इपॉक्सीडेशन हो गया। अब हमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है, तो जब हाइड्रोजन से रिएक्शन यहाँ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन के बाद हमें पता है कि जहाँ CO है वहाँ पर कार्बेनाइन बनते जाते हैं और H+ जुड़ते जाते हैं। तो जो सेकंड कार्बेनाइन बनता है उस पर मैंने H को नहीं जोड़ा है, जोड़ भी दोगे तो बेसिक मीडियम उसको वापस भगा देगा, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस करेगा, 3 मेंबर रिंग को ओपन करेगा, कर दिया ओपन। ओपन करते ही हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या बना है, एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। अब एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है और जो रिएजेंट है वो CrO3 दिया हुआ है। भाई देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि ये बेबलर का सबस्ट्रेट है, बेबलर हमें यहाँ पर करवाना है। और बेबलर कैसे होता है आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ये बेबलर ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गया है और हमें ये कंपाउंड मिल गया है, समझ गए ना। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि मैम जो लिया था वही वापस बन गया तो इतना काम क्यों किया, तो भाई एग्जामिनर ये सोच के क्वेश्चन नहीं देता है कि जो करवा रहे हैं वही करवाना है। ऑप्शन में आपको सेम सबस्ट्रेट वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप ये सोच के उसको हटा तो नहीं सकते ना कि सेम ऐसा ही क्यों देगा, ये भी तो बन सकता है, वही बन सकता है जैसे यहाँ बन रहा है, देख लो। अब देखो एक इम्पोर्टेंट नोट है वॉल्फ-किश्नर में, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है वॉल्फ-किश्नर का, कि अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल हो, अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी पॉसिबिलिटी,
मतलब जो आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पर डोमिनेंट प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनते हैं आइसोमराइज्ड, ठीक है ना। आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर बनते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मैंने ये कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ले लिया, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल यही तो होते हैं, ठीक है। यहाँ CHO है, मैंने क्या किया, इसका मैंने किया वोल्फ-किश्नर रिडक्शन N2H4 इन बेसिक मीडियम। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन भाई हमें अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हमें ये चीज़ पता है कि जब हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जो कार्बोनिल है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप कुछ यही बना देंगे, CH2 में कन्वर्ट हो गया, एक H ऑलरेडी है तो CH3, यही बनाओगे ना। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो ये है, लेकिन ये बनता नहीं है, ये हमें एज ए प्रोडक्ट नहीं मिलता। हमें लगता है कि ये बनना चाहिए, मतलब ये एक्सपेक्टेड तो है बट ये बनता नहीं है। बनता क्या है, देखो ये हमारा सबस्ट्रेट है। जब हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है भाई, क्या बनता है याद करो। पहले यहाँ कार्बन आयन आता है, फिर उसको आप H दे देते हो, फिर दूसरा कार्बन आयन आता है जब N2 गैस निकल जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ दूसरा कार्बोनिल आता है। अब आप उस कार्बोनिल, सॉरी जो दूसरा कार्बन आयन आता है, अब आप उस कार्बन आयन को वहाँ मान लो या फिर H+ दे के वापस बेस हटा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बेसिक मीडियम है। इसे H को वो वापस यहाँ से रिमूव भी कर सकता था, अगर आप दे भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है कहने का मतलब। तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन में है ना रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो जनरली कार्बोनिल के वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में नहीं मिलता है। जनरली हमें तो यही पता है भाई कि CO का CH2 में कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल होगा ना, तो हम वहाँ भाई ये सीधा सीधा प्रोडक्ट नहीं बना देंगे। अगर उसने कॉन्जुगेटेड दिया है तो कुछ तो गड़बड़ की है ना, तो हम वहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे और रेजोनेंस से जो आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट है वो हम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि मैम ऊपर वाली एल्कीन तो ज़्यादा स्टेबल है, फिर भी वो क्यों नहीं मिला, ठीक है, तो भाई वहाँ आपने कार्बन आयन का रेजोनेंस नहीं करवाया। जब आप ये वाला काम में लेते हो ना, तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है ना, ऊपर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में यहाँ बनता है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ। तो ये जो हमारा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है वो कंप्लीट है, जिसमें हमने कार्बोनिल का मोस्ट ऑफ टाइप का रिडक्शन देख लिया है, किस वे में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन क्लीमेंशन रिडक्शन सबसे पहले क्लीमेंशन रिडक्शन क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। कार्बोनिल को सेम वही एल्केन में जब कन्वर्ट करना हो, CO को जब CH2 में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्लीमेंशन रिडक्शन का यूज़ करते हैं। इसका काम भी वोल्फ-किश्नर की तरह CO को CH2 में कन्वर्ट करने का होता है, ठीक है। इसके लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, मेटल। जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो मेटल होता है। मेटल के साथ हम लेते हैं प्रोटॉन डोनर, मेटल के साथ हम लेते हैं प्रोटॉन डोनर, ठीक है ना। तो ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का काम करता है। समझ गए हो ना, इस तरह से आप ये अप्रोच करोगे। देखो
सिंपली जैसे मैंने ये कोई कार्बोनिल ले लिया, इलेक्ट्रॉन डोनर मुझे मेटल लेनी है, आप एल्कली मेटल लो या फिर जिंक Hg कुछ भी लो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल लो, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रोटॉन डोनर ले लो, क्या मिल जाएगा यहाँ, ऐसा जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं, टिन के साथ HCl आप ले सकते हो, SnCl2 के साथ आप HCl ले सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो बता रही हूँ। सोडियम के साथ आप इथेनॉल ले सकते हो। ये रिएजेंट देखते ही माइंड में आना चाहिए, इस रिडक्शन का नाम क्या होता है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन, ठीक है। ऐसे ही सोडियम के साथ आप लिक्विड अमोनिया ले सकते हो। ये देखते ही याद आना चाहिए बर्च रिडक्शन। रिएजेंट देखते ही उनका फंक्शन पता चल जाना चाहिए। या फिर आपको जिंक के साथ एसिटिक एसिड, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेटल और कोई भी प्रोटॉन डोनर सोर्स आपको गिवन हो सकता है। ज़रूरी नहीं हमेशा ZnHg आपको दिया हुआ रहे, ZnHg और कंसनट्रेट HCl दिया हुआ है तो ही आप उसको क्लीमेंशन रिडक्शन कहेंगे, जी नहीं। आपके पास सिर्फ मेटल होनी चाहिए एज इलेक्ट्रॉन डोनर और कोई भी प्रोटॉन डोनर सोर्स होना चाहिए। अगर ये सबस्ट्रेट कहीं भी दिख रहा है तो वो सारे ही क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन है। समझ गए ना। तो ये सारी जो कंडीशन है वो क्लीमेंशन रिडक्शन की है। अब देखो, ये तो रिएजेंट आप देख के पहचान लोगे, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो मैं कह रही हूँ प्रोटॉन डोनर लेना है, मतलब आपको कुछ भी कर लो, आपको एसिड के बिना प्रोटॉन नहीं मिलने वाला है, एसिडिक कंडीशन लेनी ही पड़ेगी। तो मैं क्या कह दूँ कि जो रिएक्शन है उसका मीडियम कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन भाई, ठीक है। चलो रिएक्शन करवाओ। एसिडिक मीडियम है, H+ है। अगर एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, ले लेगा इस H को, ये आ गया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, इसने ले लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। सब चीज़ें आपको आती है लेकिन मुझे तो पढ़ाना है ना, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पॉजिटिव आ गया। अब मैंने जो इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल ली है वो जिंक ली है, जिंक का 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सोडियम लूँगी तो मुझे 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने जिंक लिया, जो पॉजिटिव था वो कन्वर्ट किस में हो गया है, नेगेटिव में। इस नेगेटिव को जो भी प्रोटॉन सोर्स आपने लिया है वो प्रोटॉन दे देगा और हमें ये स्पीशीज़ मिल जाएगी। मिल गई हमें ये स्पीशीज़। अब क्या होगा, मीडियम कैसा है, एसिडिक। मीडियम है एसिडिक और हमारे पास बेसिक साइट OH की प्रेजेंट है, ले लेगा इस H को। जैसे ही लिया पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आते ही न्यूट्रल करेगा खुद को, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके गया कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया ना। अब इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगी जो अपनी मेटल है, वो सारी चीज़ें सेम होती जाएगी, बस करते जाओ। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा और इस पॉजिटिव को चेंज कर देगा किस में, नेगेटिव में। इस नेगेटिव को जो भी आपका प्रोटॉन सोर्स है वो आएगा और प्रोटॉन दे देगा। ये लो बन गया CH2। कितना सिंपल सा मैकेनिज्म है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा सा। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, है ना। देख लो किस तरह से करना है। समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने से यहाँ जो कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, अगर हम किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना रहे हैं और स्टेबल कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी है तो आप पहले उसको बनाओगे फिर आप उसको कार्बोनाइन में कन्वर्ट करोगे। समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ जो कंडीशन है वो एसिडिक है। जब मैंने वोल्फ-किश्नर की बात की थी तो मैंने आपको 2 लाइन लिखवाई थी कि कब एसिड सेंसिटिव रिएक्शन अगर करवाएंगे तो बेसिक मीडियम में वो आसानी से दे देते हैं क्योंकि वो तो एसिड सेंसिटिव है।
एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं करते, तो आराम से कार्बोनिल का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है वो एसिडिक है, यहाँ जो कंडीशन है वो एसिडिक है, और जो कंपाउंड है अगर वो भी एसिड सेंसिटिव ही है तो भाई यहाँ जो रिएक्शन है इसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो कंपाउंड रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। इस रिएजेंट से ऐसे कंपाउंड्स को आप रिड्यूस नहीं कर सकते जो एसिड सेंसिटिव हो। कार्बोनिल का तो करेगा भाई, ये चीज़ ध्यान रखो, मैं सिर्फ साइड रिएक्शन के लिए लाइन लिखवाती हूँ। एसिड सेंसिटिव कंपाउंड होंगे, और अगर आपने ये रिएजेंट काम में ले लिया, ठीक है, और एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है, तो एसिड सेंसिटिव अगर कंपाउंड है तो वो क्या करेगा भाई, वो एसिड से रिएक्शन कर लेगा ना, वो एसिड से रिएक्शन कर लेगा, और जब एसिड से रिएक्शन ही कर लेगा तो हमें जो रिएक्शन करवानी है कार्बोनिल पर वो नहीं हो पाएगी ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बेस सेंसिटिव कंपाउंड लूँ, बेस सेंसिटिव यानी ये बेस के प्रति क्रियाशील है, अगर आप क्षार डाल दोगे ना तो उसके साथ फटाफट रिएक्शन दे देगा, लेकिन हमें रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवानी है भाई, तो हमें ऐसा रिएजेंट लेना है ना जो कि उस एसिड से रिएक्शन नहीं करे, अगर वो कर लेगा तो कार्बोनिल का रिडक्शन इजीली नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ बेस सेंसिटिव कंपाउंड लेती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि वो इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, बेस सेंसिटिव कंपाउंड इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव कंपाउंड की रिएक्टिविटी के बेस पर भी बता सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह। अब देखो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ये साइड रिएक्शन का कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है भाई, अगर ये समझ में आ रहा है ना तो कभी कोई क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं। देखो ये मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है, मुझे रिएजेंट ZnHCl दिया हुआ है, आपको कोई भी मेटल दी हुई हो सकती है भाई, ध्यान रखना वो क्लीमेनेशन ही है, ठीक है। करवाओ रिडक्शन, अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से पता है कि ये यहाँ तो रिएक्शन देगा ही देगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना, मतलब ये बेस सेंसिटिव, अगर बेस दे देते ना तो यहाँ से इस H को पहले भगाता, ठीक है ना। तो ये बेस सेंसिटिव कंपाउंड है, इसलिए ये क्या करेगा यहाँ पर क्या करेगा, साइड रिएक्शन देगा। कैसे देगा देखो, ZnHCl से आपने रिएक्शन करवाई, यहाँ तो आ गया CH2, समझ रहे हो ना। अब एसिडिक कंडीशन अगर हमारे पास है तो इसको एसिडिक कंडीशन दो, लेगा, एसिडिक मीडियम है तो लेगा वहाँ से H को, जैसे ये H को लेगा हमें क्या मिलने वाला है भाई, OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भागेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जैसे ही गया यहाँ से तो जो कार्बोकैटायन मेरे पास आ रहा है क्या उससे ज़्यादा स्टेबल मैं बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। ये 3 डिग्री भी है और बेंजाइलिक भी है, यहाँ ये जो कार्बोकैटायन बना है ये 3 डिग्री भी है और बेंजाइलिक भी है, इसलिए इससे स्टेबल यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं आगे का जो भी काम करूँगी, क्या काम करूँगी देखो, HCl से रिएक्शन करवाई मैंने, ये लो क्या हो गया यहाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, साइड रिएक्शन हो गई ना। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमारे पास एसिड सेंसिटिव कंपाउंड हो तो वो रिड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बेस सेंसिटिव कंपाउंड है तो वो इससे इजीली रिड्यूस हो जाते हैं और साइड रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइड रिएक्शन हो रही है वो आपको समझ में आ रहा होगा ना किस तरह से हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर होगा कार्बोनिल रिडक्शन के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है अपना कि हमारे पास ये कोई रिएजेंट, कोई सबस्ट्रेट है इस तरह से। अब देखो आपने डिस्कनेक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, जो
स्टार्टिंग में आपने थोड़ा डिस्कस जब किया होगा डिस्कनेक्शन, तो आपको प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट भी बताया गया होगा। नहीं भी बताया गया होगा तो अभी बता देते हैं कि जो कार्बोनिल है उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम उसका प्रोटेक्शन या डी प्रोटेक्शन करते हैं। कि मान लो यहाँ 2 कार्बोनिल थे, मैं चाहती थी रिएक्शन एक पर ही हो, एक का ही रिडक्शन हो, तो मैंने दूसरे कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर दिया डाइओल से। जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगी तो यहाँ H और यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH, 2OH H2 भगा के CO बना लेंगे ना, तो वो हो जाएगा इसका डी प्रोटेक्शन। समझ गए ना। तो मैंने यहाँ किसी कार्बोनिल का प्रोटेक्शन कर रखा है ताकि रिएक्शन इस कार्बोनिल पर हो जाए। करवा दो रिएक्शन। कैसे होगी हमें पता है कैसे होती है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बोनिल है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बन गया प्रोडक्ट डायरेक्ट। ठीक है। अब एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी तो होगा। तो यहाँ 2 H आ जाएंगे, मतलब डाइओल यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमारे पास इस कार्बन पर 2 OH आने से H2 निकल के हमें क्या दे देगा, CO। ये इसकी साइड रिएक्शन है भाई, समझ में आ रही होगी ना। ये इसका साइड रिएक्शन है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको देखते ही क्लिक होने चाहिए कि हमें साइड रिएक्शन करवानी है नहीं करवानी। करवा रहे हैं तो भाई क्यों करवा रहे हैं, है ना। मीडियम एसिडिक है तो कब हमें क्या करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया है कुछ इस तरह से, ये मैंने कोई कंपाउंड लिया है भाई, ठीक है। मुझे इसका रिडक्शन करवाना है तो अच्छे से पता है, सबसे पहले कार्बोनिल को CH2 बना दो। बना दिया आपने, ठीक है। अब मेरे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, इनोलिक ईथर है। क्या ROR ईथर होता है और इन बन रहा है, इनोल फॉर्म है ना ये। अगर यहाँ इति की जगह H होता तो इनोल होता ना, तो ये जो कंपाउंड है वो इनोलिक ईथर है। इनोलिक ईथर, इनोलिक क्योंकि इनोल फॉर्म है और ईथर क्योंकि ROR है, ठीक है ना। इनोलिक ईथर है। अब देखो हमारे पास एसिडिक मीडियम है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। तो जब इनोलिक ईथर का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो एल्कोहल बनते हैं, यानी इनोल बनते हैं। क्या बनते हैं, इनोल। ये लो H आ गया यहाँ, बस करवा दो टोटोमराइजेशन। इनोल से कीटो फॉर्म में जा सकता है ना, तो डिपेंड करता है हमें क्या प्रोडक्ट गिवन है। अगर हमें प्रोडक्ट में इनोल फॉर्म ही गिवन है तो प्रोडक्ट इनोल हो जाएगा। कीटो फॉर्म गिवन है तो आप उसे टोटोमराइज करके, टोटोमराइजेशन करवा के कीटो में लेकर जाओगे। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो वहाँ आप स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का कंसेप्ट लगा लोगे। समझ गए ना। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, कार्बोनिल। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले, ये तो आ गया होगा ना, कुछ भी नहीं है, बस साइड रिएक्शन है छोटी छोटी, वो हमें माइंड में रखनी है। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आ जाता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की मैं रिएक्शन करवा दूँ किससे, किससे करवा दें, क्लीवेंशन रिडक्शन यानी जिंक HCl, ठीक है। ये लो मैंने ले लिया जिंक HCl। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो रिएजेंट होता है वो सॉफ्ट रिएजेंट है, सॉफ्ट रिएजेंट है, इसलिए ये सॉफ्ट साइड पर अटैक करता है, हार्ड साइड पर अटैक नहीं करता, ठीक है ना। तो जब हम जिंक यानी क्लीवेंशन रिडक्शन करवाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड का, तो ये सिर्फ अल्फा बीटा बॉन्ड का ही रिडक्शन करता है, कार्बोनिल का रिडक्शन नहीं करता। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो जिंक HCl है, क्योंकि हम तो आज तक 11-12 से यही चीज़ पढ़ते आए ना कि कार्बोनिल जो होता है वो क्लीवेंशन रिडक्शन से CH2 में कन्वर्ट होता है। जहाँ भी कार्बोनिल आया हमने इस रिएजेंट से उसको CH2 में कन्वर्ट किया है, लेकिन जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ गया तो हमें इसकी नेचर देखनी पड़ती है रिएजेंट की। अगर वो हार्ड है तो हार्ड साइड पे रिडक्शन करेगा, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट साइड पे करेगा। और हार्ड सॉफ्ट का पता चलता है HSAB प्रिंसिपल से।
जो आपने बीएससी में पढ़ रखा है, ठीक है, ये बन जाएगा। ऐसे ही मान लो मेरे पास ये कोई कंपाउंड था, मुझे रिएजेंट दिया हुआ था TnHCl, देखते ही पहचान जाऊंगी मैं कि मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा बॉन्ड का रिडक्शन करना है, क्योंकि एक क्लीमेंशन रिडक्शन है। समझ गए होंगे ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का रिडक्शन मैंने क्लीमेंशन रिडक्शन जब किया तो उसके नेचर सॉफ्ट होने की वजह से वो सॉफ्ट साइड का रिडक्शन करता है, ठीक है ना। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखो, ये तो आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है वो वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्लीमेंशन रिडक्शन ऑफ 1,3-डाइकार्बोनिल। 1,3-डाइकार्बोनिल अगर हमारे पास प्रेजेंट हो तो हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। देखो जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड था, 1,3-डाइकार्बोनिल ही है, मुझे रिएजेंट गिवन था जिंक HCl, मतलब मुझे क्लीमेंशन रिडक्शन करवाना है। तो ये देखते ही समझ जाना है कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है, रीअरेंज प्रोडक्ट हमें बनाना है। रीअरेंजमेंट होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा मोनोकीटोन, जो कि एक रीअरेंज प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमें रीअरेंजमेंट से मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, 1,3-डाइकार्बोनिल। कैसे क्या बनता है देखो, मैकेनिज्म देखो इसका। मैकेनिज्म क्या कहता है कि हम जो रिडक्शन करवा रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम अगर गिवन है तो सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीजन है दोनों वो H को एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, पता है दोनों की रिएक्टिविटी भी सेम है। ये लो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों पर ही चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। ये चीज़ होने वाली है, दोनों पर ही चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आने के बाद मैंने माना कि पहले इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, आप इसको भी दे सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो दोनों सिमेट्रिकली है। जब मैंने इसको दिया खुद तो न्यूट्रल हो गया, पर अब यहाँ क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉजिटिव को जो भी आपने इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल यूज़ किया है वो इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव में। समझ लो ना, जो भी आपने इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल यूज़ किया है वो इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा। अब ये नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बजाय यहाँ अटैक करेगा भाई, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव आ रहा है जो कि उसको अनबैलेंस कर रहा है। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पॉजिटिव पर ये आराम से अटैक कर लेगा। जब इसे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहाँ हो सकती है, जब इसी कंपाउंड में उसे इलेक्ट्रोफिलिक साइट मिल रही है तो वो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल क्यों लेगा, नहीं लेगा ना। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन डोमिनेंट होती है, वो इजीली होती है, इसलिए वो H लेने के बजाय यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बन चुका है, 1,3-डाइओल बन चुका है और ये यहाँ पर बॉन्ड आ चुका है। ये चीज़ बनी है ना, बिल्कुल यही चीज़ बनी है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम इसको दे देंगे H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो ये कोई भी H2 क्या OH क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा क्या, H2O। कोई भी OH इस H को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। H2O बनने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, देखो यहाँ एक तो OH है और एक इसमें कन्वर्ट हो गया है H2O में, ठीक है। अब H2O तो क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ से भागेगा आराम से, ठीक है। तो जब ये यहाँ से जाएगा तो देखो 3 मेंबर रिंग बन रही है, ये कह रही हूँ जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और 3 मेंबर रिंग है तो ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। अगर ये रिंग ओपनिंग होगी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, उसको न्यूट्रल करेगा। ये कंसर्टेड स्टेप है, देख लो अच्छे से क्या हो रहा है यहाँ।
इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, 3 मेंबर रिंग की ओपनिंग हुई और H2O बाहर। इसे आप कहते हो फ्रेगमेंटेशन। जब 1,3 पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस तरह से वहाँ फ्रेगमेंटेशन होता है। हो गया फ्रेगमेंटेशन। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये डबल बॉन्ड। देखो अपने पास क्या स्पीशीज़ आ गई है वो देखो, यहाँ अपने पास आ गया है CO और यहाँ मेरे पास क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड बना है ना, यही बना है भाई, बिल्कुल यही बना है। ठीक है, यही चीज़ आई है अपने पास। अब देखो रिएजेंट तो हमें अभी भी बहुत ही अच्छे से पता है, जिंक HCl है। जिंक HCl और जो सबस्ट्रेट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। देखते ही क्लिक करना है कि सॉफ्ट रिएजेंट सॉफ्ट साइड पर अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करके इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये एल्केन हो गया रिडक्शन। 2 कंसेप्ट है यहाँ, फ्रेगमेंटेशन का स्टेप भी आया है और अल्फा बीटा यानी हार्ड सॉफ्ट का कंसेप्ट भी आया है। समझ गए होंगे ना भाई, सामने भी नहीं हो। क्या किया है देखो, मैं रिपीट करती हूँ। मुझे 1,3 डाइकार्बोनिल मैंने सबस्ट्रेट लिया, उसकी रिएक्शन करवानी है। मैंने मीडियम लिया है एसिडिक। अगर एसिडिक मीडियम है तो अच्छे से पता है, सबसे पहले ऑक्सीजन उसे H को लेगा। दोनों ऑक्सीजन ने ले लिया H लेने के बाद किसी एक OH ने खुद को न्यूट्रल किया, यहाँ पॉजिटिव आया। मेटल ने इलेक्ट्रॉन देके उसको नेगेटिव बना दिया। अब बाहर से H लेने के बजाय वो अंदर वाली इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक पहले करेगा ना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पहले होती है, उसकी रेट ज़्यादा होती है। अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद ये स्पीशीज़ बन जाएगी। एसिडिक मीडियम हमारा मेंटेन है, कोई भी OH वापस से किसी H को लेगा। ठीक है, H लेने के बाद हमारे पास कंडीशन आ गई 1 2 3। एक पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH और एक पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है H2। तो ऐसा जो कंडीशन होता है 1,3 पर अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस स्टेप को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हो के हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। ठीक है, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हमें मिल गया। अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है वो जिंक HCl के साथ रिएक्शन जब करता है तो सिर्फ अल्फा बीटा बॉन्ड का ही रिडक्शन करता है। समझ गए होंगे क्या? समझ गए होंगे, है ना? तो ये जो स्टेप है वो क्या स्टेप है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की जब 1,3 पोजीशन हमें गिवन हो, एक पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वहाँ इसी तरह से हमेशा बॉन्ड ब्रेक होता है और इस स्टेप को हम फ्रेगमेंटेशन स्टेप बोलते हैं। समझ गए होंगे ना? ये एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का है वो भी इम्पोर्टेंट है, माइंड से निकल जाता है। हम हमेशा की तरह कार्बोनिल का CH2 में ही रिडक्शन कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है ना, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, दोनों को हमें माइंड में रखना है और साइड रिएक्शन ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन भी हमारा कंप्लीट, छोटा सा ही है ना। एग्जाम्पल्स बस आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। एक ही टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल करने का कोई मतलब नहीं है ना। हमें कंसेप्ट से मतलब है, कंसेप्ट आपको बता दिया गया है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ये वोल्फ-किश्नर के बाद क्लीमेंशन रिडक्शन हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं, MC मुरी रिएक्शन। MC मुरी रिएक्शन, इनके पता है हमें सिर्फ रिएजेंट ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, हम तो पूरा अच्छे से ही करेंगे। MC मुरी रिएक्शन ये मिटा देते हैं। वोल्फ-किश्नर हो गया, क्लीमेंशन हो गया, कार्बोनिल के देखो कितने सारे रिडक्शन है ना, सारे इम्पोर्टेंट है। क्रेम, एंटी क्रेम, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी है अभी। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो रिडक्शन है MC मुरी रिएक्शन, यह आपके पेपर में आपको डायरेक्ट भी मिलता है कभी कभी, MC मुरी रिएक्शन शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है,
सबसे पहले तो इसका रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और LiAlH4, ये इसका रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट होता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाते हैं इस रिएजेंट से, जिसमें जो टाइटेनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d2 4s2, यही होता है ना। तो अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 Cl जुड़े हुए हैं, मतलब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर +4 में है मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 0, ठीक है ना। D0 विन्यास है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा मैंने, इसका विन्यास है 0, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, आपको जिंक कॉपर दिया हुआ हो सकता है, सोडियम या फिर पोटेशियम आपको दिया हुआ हो सकता है। इनमें से कुछ भी आपको गिवन हो सकता है इस TiCl4 के साथ। तो ऐसा कुछ भी रिएजेंट आपको गिवन हो, इन सभी में जो टाइटेनियम है वो एक लो वैलेंट होता है, उसका विन्यास D0 होता है। समझ रहे हो ना। तो देखो हमें करना क्या है, हमें रिएक्शन करवानी है इस रिएजेंट की, किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। मान लो मैंने रिएक्शन करवाई कार्बोनिल से, ये कार्बोनिल है, मैंने रिएजेंट ले लिया है TiCl4 प्लस इसके साथ क्या ले लेंगे हम? TiCl4 आप ले सकते हो, और आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है ना। ZnCl2 ये भी आप ले सकते हो। देखो मैंने ZnCl2 नहीं, सॉरी जिंक, ठीक है। जैसे मैंने जिंक कॉपर ले लिया, जिंक कॉपर मैंने यहाँ पर ले लिया। तो देखो सबसे पहले तो ये एक डाइमराइज्ड रिएक्शन होती है, इसमें डाइमराइजेशन होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी एक कार्बोनिल रिएक्शन करेगा ही नहीं, हमेशा डाइमराइज्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो 2 कार्बोनिल तो चाहिए ही चाहिए, और दोनों कार्बोनिल हमें एल्कीन देते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है पता चल रहा है? मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है उसमें मान लो जिंक से रिएक्शन किया, तो जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो ये क्या करेगा, क्या बना लेगा? ZnCl2, क्या बना लेगा? ZnCl2। अब ये जब ये रिएक्शन होती है तो रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ से अगर एक Cl जाएगा तो वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, समझ रहे हो ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, तो जब इसे 2 बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ से एक Cl आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ऐसे दूसरा आएगा, मतलब इस टाइटेनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके पास 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देखो अब हमें क्या करना है, इससे TiCl2 की रिएक्शन हमें कार्बोनिल से करवानी है, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया मैंने, इस बॉन्ड का क्या किया? होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है ना। जब होमोलाइटिक क्लीवेज इस बॉन्ड का होगा तो यहाँ रेडिकल बनेंगे। जब यहाँ रेडिकल बनेंगे तो इस TiCl2 के एक रेडिकल के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा, क्या कर लेगा ना, आराम से। ऐसे इस बॉन्ड का भी क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज, यहाँ भी 2 रेडिकल बनेंगे, तो ये ऑक्सीजन रेडिकल इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या। मैं ये कह रही हूँ कि जब दोनों कार्बोनिल की रिएक्शन TiCl2 से करवाई जाती है तो हमारे पास ये स्पीशीज़ बनती है, ये स्पीशीज़ बनती है जिसमें इन दोनों के पास रेडिकल इनके मेंटेन है। समझ रहे होंगे क्या? समझ रहे होंगे क्या? उम्मीद है आप समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों रेडिकल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में डाइमराइज्ड हो जाएंगे। हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिल जाएगा क्या कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, ये मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा।
अब क्या होगा, अब वापस से होमोलैटिक क्लीवेज होगा। कैसे, यहाँ से जो Cl है उनको जिंक वापस से लेके चला जाएगा और क्या बना लेगा, ZnCl2, ठीक है ना। तो हमारे पास वापस से जो टाइटेनियम है उसके पास 2 रेडिकल आ गए, क्या, जो टाइटेनियम है उसके पास वापस से 2 रेडिकल आ गए, ठीक है। अब 2 रेडिकल जब आ गए तो वो इनिशिएटर का काम करेगा, यानी इस ऑक्सीजन को आगे के लिए प्रोवोक करेगा कि ये अपने बॉन्ड का क्या करे, होमोलैटिक क्लीवेज और उसके साथ डाइमराइज्ड हो जाए। जैसे ही रेडिकल स्पीशीज बनती है वो इनिशिएटर का काम करती है ना, वो आगे वाले रेडिकल, आगे वाले कंपाउंड को रेडिकल बनाने के लिए प्रोवोक करती है क्योंकि वो खुद डाइमराइज्ड होना चाहती है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ रेडिकल आएगा, दोनों रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे तो टाइटेनियम ऑक्साइड बन जाएगा, TiO2 बन जाएगा ना, ठीक है। और हमें यहाँ पर 2 रेडिकल मिलेंगे, वो आपस में फ्यूज्ड होके क्या दे देंगे, एल्कीन। ये इसका मैकेनिज्म है। कितना सिंपल सा मैकेनिज्म और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, समझ रहे हो ना। जो टाइटेनियम है वो एक लो वैलेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। टाइटेनियम के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने कपलिंग रिएक्शन करवाई है, ये एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देख लो किस तरह से मैकेनिज्म होता है, रेडिकल्स बनते हैं, ZnCl2 एक लुईस एसिड है, आराम से बाहर हो गया यहाँ से, और ऐसे डाइमराइज्ड प्रोडक्ट आपको लास्ट में क्या दे देगा, एल्कीन आपको दे देगा, ठीक है ना। ये इसका मैकेनिज्म है। तो अगर मुझे क्या करना हो, अगर मुझे करना हो कि मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये तो मैकेनिज्म था, ठीक है, जो आपको बता दिया है, सिंपल सा ही है, आराम से आप लोग कर भी लेंगे। और नेक्स्ट जो है मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगी। अब इस तरह से मुझे कार्बोनिल दिए हुए रहेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और मुझे रिएजेंट के तौर पर हो सकता है टाइटेनियम 0 दिया हुआ हो, उसके साथ जिंक, कॉपर, LiLH4, सोडियम पोटेशियम कुछ भी दिया हुआ हो सकता है भाई, ठीक है। तो बस देखते ही पहचान जाना ये एमसी मूरी रिएक्शन है, और एमसी मूरी रिएक्शन में दोनों कार्बोनिल की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है, बन गया प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना, दोनों ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड बनाना है बस। ऐसे ही ये मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास कोई रिएजेंट है, ठीक है ना, ये मेरे पास कोई रिएजेंट है। ये बनने के बाद सेम वही 2 ऑक्सीजन है, दोनों भागेंगे यहाँ से और यहाँ पर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। समझ रहे हो ना कैसे मैं प्रोडक्ट जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने कोई कंपाउंड ये ले लिया है, मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, यहाँ pH है और यहाँ भी pH है, ठीक है। इसका मुझे रिडक्शन करना है, इसी रिएजेंट से कर रही हूँ, LiLH4 करवा दो, क्या बड़ी बात है। इन दोनों ऑक्सीजन को ही तो हटाना है। नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप ये चीज़ देख रहे हो ना, नंबर ऑफ कार्बन उतने ही है। देखो यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, 6 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ 1 2 3 4 है तो 4 मेंबर रिंग बनेगी, और जहाँ से दोनों ऑक्सीजन भाग रहे हैं वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आएगा ना, बिल्कुल यहीं आएगा भाई, बिल्कुल यहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे ये एग्जाम्पल लिया, अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैंने ये लिया PHCOMe, ऑब्वियस है 2 मोल लेने ही पड़ेंगे। कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना है, बना दो। एल्कीन बनानी है, दोनों कार्बोनिल ऑक्सीजन को हटा के। तो हमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल आ गया ना तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखना पड़ेगा कि जो बल्की ग्रुप है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाए दोनों बल्की ग्रुप, वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। समझ रहे हो ना, एल्कीन अगर
अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल से हम जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखना पड़ेगा, और हमें पता है वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें क्या हो, बल्कि ग्रुप ट्रांस हो। समझ गए ना? तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना देंगे। देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कुछ ऐसे कि आपके पास एक कार्बोनिल है जिसमें PH और मैथिल है, और एक कार्बोनिल ऐसा है जिसमें दोनों मैथिल है। मैंने आपको कहा कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, पॉसिबल प्रोडक्ट। TiCl3 भी दिया हुआ होता है भाई कभी कभी, ठीक है ना? TiCl3 भी गिवन होता है कभी कभी, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिंक कॉपर, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है ना। हमें पॉसिबल प्रोडक्ट पता करने हैं। पॉसिबल वर्ड सुनते ही आपको पॉसिबल चेक करने हैं। कहीं आपने एक बना दिया, भाई एक ही बन सकता है यहाँ तो एक तो बनेगा ही। इन दोनों के रिमूवल से ये एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। यहाँ मैथिल, यहाँ भी मैथिल, यहाँ PH और यहाँ मैथिल, ये तो फिक्स है, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई सिस ट्रांस का लफड़ा भी नहीं है, क्योंकि बल्कि ग्रुप तो एक ही है, ठीक है। इसके ट्रांस में कोई सा भी मैथिल लगा दो, एक ही चीज़ बनने वाली है। तो या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, या क्या हो सकता है, आप ध्यान से सुनो, कि इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाए, जो एसीटोन है उसी के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर ले। हमें पॉसिबल पूछा है, हमें नहीं पता कितने मोल रिएक्शन में दे रखे हैं, तो पॉसिबल तो जितने हो सकते हैं उतने बनाने पड़ेंगे ना। यही बनेगा जब इसके दो मॉलिक्यूल भाग ले लेंगे, ये ऊपर वाला ही है, जब इसके दो मोल भाग ले लेंगे तो मेरे पास दो कंडीशन आ सकती है, क्या, कि या तो बल्कि ग्रुप सेम साइड हो, यही होगा ना। यहाँ दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे, मैंने सिर्फ जो बनना चाहिए वो बनाया है, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल है, और एक ये पॉसिबल है कि जो बल्कि ग्रुप है वो क्या रहे, एक दूसरे के ट्रांस रहे, बल्कि ग्रुप ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई करे। तो जब पॉसिबल प्रोडक्ट की बात हो गई ना, तो वहाँ आप अपना लॉजिक नहीं लगाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि हम क्या कर दे, दोनों CO को भगा दे और वहाँ एल्कीन बना दे। पॉसिबल अगर आ गया तो वो आपसे सिर्फ एक प्रोडक्ट की उम्मीद नहीं कर रहा है, वो जितने पॉसिबल हैं उतनी पॉसिबिलिटी आपको उसको बतानी पड़ेगी। समझ गए होंगे ना कैसे यहाँ 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो इस तरह से आप पॉसिबल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। देख लो अच्छे से। देख लिया ना। अब देखो जो हमारा कार्बोनिल का रिडक्शन है उसमें देखो हमने कितने सारे रिडक्शन कवर कर लिए हैं ना। बर्च रिडक्शन, अल्फा बीटा एसिटेट का अलग से भी रिडक्शन हमने कर लिया, वॉल्फ-किश्नर पढ़ लिया, क्लेमेंशन आपने पढ़ लिया, MC मूरी भी आज रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रिडक्शन कार्बोनिल के हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर नेट में तो देखो मोस्टली रिएजेंट दिया हुआ रहता है, हमें अप्रोच करना होता है कि हमें बनाना क्या है। तो हमें कोई मैकेनिज्म से वहाँ मतलब नहीं होता, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको मैकेनिज्म के साथ साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी बता रही हूँ कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। आपके MSc लेवल के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट नहीं बनाने हैं, कहीं आप वहाँ भी ये सारे कंसेप्ट लगाने बैठ जाओ। वहाँ आप जितना रिप्रेजेंटेटिव लिखोगे, जितना मैकेनिज्म यूज़ करोगे, उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना, उतना ही इम्प्रेसिव रहेगा। तो मैकेनिज्म आपको हर रिएक्शन की बताई जा रही है, आप हर रिएक्शन को मैकेनिज्म से ही कंप्लीट करेंगे। PG के स्टूडेंट हैं हम, तो PG के स्टूडेंट होने का कोई तो अलग सा एटीट्यूड दिखना चाहिए ना। तो मैकेनिज्म तो आपको हर रिएक्शन का लिख के ही आना है एग्ज़ाम में। MSc के एग्ज़ाम में आपको मैकेनिज्म तो लिखना ही है, जो कि मैं बता भी रही हूँ। बस कंपटीशन लेवल में अगर ये रिएजेंट से बेस्ट कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ मैकेनिज्म करना समझदारी वाली चीज़ थोड़ी है। वहाँ तो हमें कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना होता है, तो वहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे।
तो कैसे बनाया जाता है आपको समझ में आ गया होगा ना ये, ठीक है। तो हमारा जो कार्बोनिल का रिडक्शन है वो आज के क्लास में कंप्लीट है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो एसिड और एस्टर्स इनका रिडक्शन बचा है ना, एमाइड का इनका, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको एसिड एस्टर्स इनका भी रिडक्शन बताएंगे, ठीक है।